नमस्कार साथियों, पर्यावरण की एक इंपॉर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आपके जो PYQ के सेशन में आप सभी दोस्तों का बहुत अच्छे से स्वागत है। तो आज इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग करेंगे और आज समझते हैं EVS की जो क्लास होगी हमारी बहुत ही बेहतरीन होगी। और आइए देखते हैं कौन से प्रश्न है आपके। तो प्रश्न दिया है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल में या विधानसभा में या आपके पंचायती राज संस्थाओं में? अगर आरक्षण की बात करें, महिलाओं के आरक्षण की बात करें, तो आप समझिए इसमें जो पंचायत राज होते हैं हमारे, जिसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पर प्रधानी का चुनाव, पंचायत राज्य जो आपका है, यहाँ पे जो चुनाव है, कहने का मतलब पंचायती राज्य के चुनाव। तो यहाँ पे अगर समझने वाली बात है, यहाँ पर जो आरक्षण की व्यवस्था की है सरकार ने, लगभग कितने परसेंट? 33%। कितना? 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। तो आपको ये याद रखना है। प्रश्न आपका क्या था कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर सुनिश्चित की गई है? तो आपको याद रखना है पंचायती राज संस्थाओं में इसकी व्यवस्था दी गई है आरक्षण की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, राज्यपाल बनने की आयु क्या होनी चाहिए? देखिए, राज्यपाल बनने की अगर शर्तों की बात करते हैं तो भारत का नागरिक हो। ठीक, साथ ही आप जानते हो ये किसी चुनाव द्वारा चुना नहीं जाता है, बल्कि इसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो पद होता है सृजित होता है। तो कोई मतलब जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो राज्यपालों की नियुक्ति करता है, कहने का मीन्स। तो यहाँ पर जो एज की बात की गई है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है 35 वर्ष, 50 वर्ष, 45 वर्ष या 30 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष यहाँ पर आयु किसकी रखी जाती है? राज्यपाल की। कम से कम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची में और सूची जो फर्स्ट और सेकंड है उनका सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत संघ का संबंध किससे है? तो यहाँ पे भारत संघ का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री से। और राज्य का किससे संबंध होता है? राज्यपाल। क्योंकि हर राज्य का क्या होता है, एक अपना राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को ग्रहण करता है। नगर निगम में क्या चुने जाते हैं? आपको पता है मेयर का चुनाव होता है, यहाँ नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है। और ग्राम पंचायतों में सरपंच यानी प्रधान का चुनाव होता है। और अभी हमने आपके आरक्षण से रिलेटेड महिलाओं की बात की थी ग्राम पंचायत में। तो ये ऑप्शन आपके सही हैं। तो जो मिलाना है आपका, तो इसमें ABCD वाला कौन सा ऑप्शन? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। क्या हो जाएगा? ABCD। इसमें चूंकि ऑप्शन सही नहीं दिए तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर मिला हुआ है सामने, मतलब इनके मिलान क्या है? सीधे सीधे ये मिलान है। तो ठीक, बात समझ गए हो? आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार 1958 में, जम्मू कश्मीर 1956 या केरल 1959 और मध्य प्रदेश 1957। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या है, जब राज्य का जो तंत्र होता है, कहने का मतलब जब विफल हो जाता है कोई मुख्यमंत्री की जो सरकार है, वो आपकी जनता जो वहाँ की रहने वाली है उस पर सही तरीके से कानून व्यवस्था जब लागू नहीं कर पाती है, तो वहाँ का जो तंत्र होता है विफल हो जाता है। इस कंडीशंस में हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। ये आर्टिकल नंबर कितना है? 356 के अंतर्गत ये है। आपको पता होगा अनुच्छेद जो 352 है, आपका आर्टिकल नंबर 352 है। इसमें क्या है, जब कोई मतलब कोई देश आप पर आक्रमण कर देता है या कह सकते हैं देश में तख्ता पलट हो जाता है, तो उस कंडीशंस में आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब विदेशी आक्रमण है, आर्टिकल 352 कहता है, उस स्थिति में 352 लागू होता है। 356 के अंतर्गत आपको पता है ये केरल राज्य में सर्वप्रथम 1959 में लगा था, यानी राष्ट्रपति शासन। ठीक, तो ये बात है। और 360 आर्टिकल आपको पता होगा, इसमें क्या होता है? तो इसमें वित्तीय आपातकाल होता है। क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। इस संविधान में ये कहाँ से लिया गया? ये व्यवस्था हमारी कहाँ से ली गई? तो आपको पता होना चाहिए, ये व्यवस्था हमारी अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका में तो आप जानते हो वित्तीय आपातकाल लग चुका है, लेकिन भारत में अभी 360 अनुच्छेद जो आर्टिकल है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति अभी तक नहीं पैदा हुई है, तो याद रखना है। ठीक, तो आंसर आपको पता होगा केरल 1959 यहाँ पर पहली बार लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। अब बात करते हैं नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, नगर निगम के द्वारा मनोरंजन कर, चुंगी कर, टोल टैक्स जिसे हम लोग बोलते हैं टोल टैक्स,
और गृह कर आप जानते हो होम टैक्स इसे बोलते हैं, ठीक, होम टैक्स, ठीक, ये सारे, और इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नगर निगम द्वारा ये तीनों कर लगाए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? अखंडित या रेखीय, ग्रामीण या नगरीय? तो देखिए पूर्वा की अगर बात करें तो ये हमारा कैसा है, ग्रामीण अधिवास है। कैसा? ग्रामीण अधिवास। पूर्वा शब्द लगता है ग्रामीण अधिवास में, जहाँ के रहने वाले लोग होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? देखिए अरावली पर्वत श्रेणी आप जानते हैं भारत में आपकी स्थिति है, ठीक, और यहाँ पर पूछा गया कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, आपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, किलिमंजारो। तो यहाँ पर आप जानते हो किलिमंजारो पर्वत। कौन सा वर्जन? किलिमंजारो। ये कहाँ पर है? तो याद रखना तंजानिया, तंजानिया याद रहेगा, तंजानिया, तंजानिया। तो ये तंजानिया में आपका पर्वत है किलिमंजारो, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और ये विश्व का सबसे चौथा उभरा हुआ पर्वत शिखर आपका इसका है, किलिमंजारो का, और ये ज्वालामुखी वोल्केनो पर्वत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कच्छ का तट पे, ठीक, या मुंबई तट पर, या गोवा तट पर, या गंगा के डेल्टा पर? देखिए आपको पता है मुंबई हमारी किस द्वीप पर बसी हुई है? तो सालसठ द्वीप पर, याद रखना। सालसठ द्वीप पर क्या बसी हुई है आपका? पूरी मुंबई, जहाँ पर आपकी हॉलीवुड है वो हमारा मुंबई का क्षेत्र, तो ये सालसठ द्वीप पर व्यवस्थित है। किस द्वीप पर? तो आपको याद रखना है सालसठ द्वीप पर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो मुंबई के पास ही हमारी क्या है, चट्टानों पर उकेरी हुई जो गुफाएं हैं, उन्हीं को एलिफेंटा की गुफाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेंटा। आपने सुना होगा एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं, तो ये मुंबई के पास ही स्थित हैं एलिफेंटा की गुफाएं। याद रखना एलिफेंटा की गुफाएं, गुफाएं मतलब, ठीक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न दिया है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां पर वर्षा वन, ठीक, 50 से 150, या 150 से 200, 70 से 100। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 70 से 200 सेंटीमीटर जहां बारिश होती है वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, कार्बी एनालॉन्ग पठार कहाँ अवस्थित है? शान के पठार पर, हिमालय के, या तिब्बत के, या प्रायद्वीपीय पठार? देखिए कार्बी का एनालॉन्ग पठार जो हमारा है ये प्रायद्वीपीय पठार है। कैसा? पेंसुलर प्लाट्यू है। कैसा है? पेंसुलर प्लाट्यू। इसे हम क्या बोलेंगे? पेंसुलर प्लाट्यू। पेंसुलर प्लाट्यू किसे बोलेंगे? कार्बी का एनालॉग प्लाट्यू। ठीक, तो ये हमारा कार्बी एनालॉन्ग, याद रखना है कार्बी एनालॉन्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? देखिए काइटन, लीच, इकाइनस, यूप्लेक्टला। इकाइनस की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। इकाइनोडर्मेटा क्या एक फाइलम है जिसके अंतर्गत आपका क्या आता है? स्टारफिश। आपको याद रखना है स्टारफिश किस संघ के अंतर्गत है? तो स्टारफिश हमारा जो तारा मछली बोलते हैं जिसे हम लोग आमतौर पर, ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, जिसमें इकाइनस भी एक आपका। लीच यहाँ चूंकि टर्म गलत लिखा है। काइटन आप जानते हो ये भी इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है, काइटन। यूप्लेक्टला को ये अगर बात करें तो यूप्लेक्टला हमारा वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट बोलते हैं। वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट इसे कहा जाता है, ऑफ बास्केट, फूलों की डलिया, बास्केट। याद रखना फूलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिए फूलों की डलिया। फूलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूप्लेक्टला को। और आप एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है जो आपको याद रखना है। यूप्लेक्टला हमारा जो जीव है, ठीक, ये जापान में लोग शादी में गिफ्ट के रूप में भेंट करते हैं। यानी गिफ्ट के रूप में कहाँ दिया जाता है? तो जापान के लोग शादी समारोह में इसे गिफ्ट के रूप में भेंट करते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं? यूप्लेक्टला। क्या बोलते हैं? यूप्लेक्टला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूप्लेक्टला। ठीक, फाइलम किस फाइलम का सदस्य है? तो याद रखना सीलेंट्रेटा। किस फाइलम का सदस्य है ये? सीलेंट्रेटा। याद रखना सीलेंट्रेटा का ये सदस्य है। किसका सदस्य है? सीलेंट्रेटा का सदस्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन अणुओं की इकाई है।
मतलब प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन आप जानते हो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में। ठीक, सोयाबीन में आपने सबसे सर्वाधिक प्रोटीन पड़ी होगी। वैसे प्रोटीन के और क्या स्रोत हैं तो आपको याद रखना है, इसमें हमारा मिल्क आता है। मिल्क के अलावा हम क्या मशरूम जो खाते हैं, मशरूम भी हमारा क्या है? तो ये भी मशरूम हमारा एक प्रकार से प्रोटीन कंटेंट है। साथ ही आपको पता होगा जितनी भी पल्सेस हैं हमारी दालें हैं, ऑलरेडी ये किसके स्रोत माने जाते हैं? तो दालें हमारी लेगुमिनेसी फैमिली से हैं। किससे है? लेगुमिनेसी फैमिली से। आपको याद रखना जितनी भी दालें किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? तो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक, साथ ही अच्छे स्रोत जो आपके क्या है प्रोटीन के, तो सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ देखने को मिलती है? सोयाबीन में। लेकिन प्रोटीन की इकाई, प्रोटीन किससे मिलकर बना है? तो याद रखिए, अगर बात करें ये अमीनो अम्ल की इकाई है। अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? तो प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो अम्ल क्या बनाते हैं? तो याद रखना है, ये अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये हमारे प्रोटीन डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन डेवलप करते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य आपके शरीर में क्या है? तो कोशिकाओं की टूट फूट एवं मरम्मत करना। कोशिकाओं की टूट फूट एवं मरम्मत, टूट फूट एवं मरम्मत। मरम्मत करना। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, और आपके प्रोटीन का क्या काम है? नई कोशिकाओं के विभाजन में, सेल डिवीजन में भी ये काम आती हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन इम्यूनिटी एंटीबॉडी के निर्माण में, एंटीबॉडी एंटीजन इनका भी निर्माण करती है। एंटीबॉडी और क्या आपको याद रखना है, एंटीबॉडी के अलावा एंटीजन का भी निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन ही करता है। और आपको पता है, साथ ही आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी, ठीक, तो ये सारी काम हो गए। डीएनए आरएनए के निर्माण में भी कौन सहायक है? तो प्रोटीन। डीएनए आरएनए बनता है, ये भी हमारा अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारे। ये किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के ये बने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो। क्या हो जाएगा? अमीनो। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? देखिए, रिक्तिकाओं की बात करें, ये प्लांट में पाए जाते हैं। प्लास्टिड मतलब जो कि हरे रंग के होते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। हरित लवक, आपका वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? क्रोमोप्लास्ट, इसके मतलब वर्णी लवक। और आपने एक पढ़ा होगा ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट किसे बोलते हैं? अवर्णी लवक को बोलते हैं। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक, आपको याद रखना है। साथ ही आपका एक और प्लास्टिड, क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल या प्लास्टिड बोलते हैं इसको। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। ये वर्णी लवक आपका रंगीन, मतलब फलों में, आपके पत्तियों में, फूलों में, ये जो वर्णी लवक होता है, कौन सा लवक होता है? वर्णी लवक होता है। अवर्णी लवक जैसे आलू, आलू में क्या है? अवर्णी लवक पाया जाता है, अवर्णी लवक। जबकि फूलों में, ठीक, और पत्तियों में कौन से लवक पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, क्योंकि रंगीन पत्तियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, तो ये सारे क्रोमोप्लास्ट कहे जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं पत्तियां हरी होती हैं, तो क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो आप जान के, प्लांट में रिक्तिकाएं होती हैं, लवक होते हैं, तारक का ये होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम वर्क करते हैं, लेकिन ये पाए जाते हैं किसमें? जंतु कोशिकाओं में। किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिकाओं में। याद रखिए, जंतु कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल्स। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेंट्रियोल। सेलुलोज कोशिकाएं, सेल वाल में क्या पाया जाता है? तो सेल वाल में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपकी कोशिकाओं यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? डी, तारक का यहाँ पर जंतुओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए, ग्रंथ की अगर बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम प्यूटेटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूटेटरी। ठीक, प्यूटेटरी ग्लैंड आपकी क्या है? पीयूष ग्रंथ है। इसी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो प्यूटेटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। 13 प्रकार के हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होते हैं। हार्मोन आप जानते हो, किसी भी हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी। हार्मोन को क्या बोलते हैं? शरीर का रासायनिक दूत कहा जाता है। किसको? तो हार्मोन्स को। केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, हार्मोन्स को कहा जाता है। रासायनिक दूत, बॉडी के रासायनिक दूत किसे? पीयूष ग्रंथ। ठीक, अधवृक ग्रंथियां आप जानते हो, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो किडनी में। किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है, जिसमें कौन सी ग्रंथियां होती हैं? एड्रीनल ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड होती हैं? वो एड्रीनल ग्लैंड।
एड्रीनल ग्लैंड, इसमें इपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, ये सारे हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होते हैं। अग्नाशय आप जानते हो कैसी ग्रंथि है, तो मिक्स ग्लैंड है। कैसी है? मिश्रित ग्रंथ है, और यहाँ पे हार्मोन एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। हार्मोन एंजाइम किससे स्रावित होते हैं? हार्मोन एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। किससे? तो आपको याद रखना है, ये अग्नाशय से स्रावित होते हैं। अग्नाशय की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो बीटा सेल से हार्मोन इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग? डायबिटीज। कौन सा रोग होता है? याद रखना है, डायबिटीज रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है, डायबिटीज। ठीक, इंसुलिन की अधिकता से हाइपरग्लाइसेमिया होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। लीवर आप जानते हैं विटामिन ए का निर्माण करता है, इससे विटामिन ए बनता है, और साथ ही इससे क्या बनता है? ग्लाइकोजन का स्टोरेज यहाँ करता है। ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ होता है? तो लीवर के अंदर होता है, आपको पता है। और अमोनिया यूरिया में चेंज होती है। किसमें? अमोनिया यूरिया में चेंज होती है। ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलती है? तो यकृत में। यकृत लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कही जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी की बात हो रही तो हमारा सारस या क्रेन क्या है? राजकीय पक्षी है। याद रखना, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी आपको याद रखना है, राजकीय पक्षी हमारा क्या है? ठीक, आपको पता है भारत का राजकीय पक्षी क्या है? तो मोर। ये भारत का राजकीय पक्षी, मतलब भारत का है, भारत का राजकीय पक्षी। अगर अब बात करें राजकीय पशु की, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो आपको याद रखना, बारहसिंगा। बारहसिंगा। और अगर बात करें, आपको याद होना चाहिए राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का कौन सा है? यूपी का। अगर बात करें यूपी का राजकीय पशु, यूपी का राजकीय पुष्प, तो यहाँ पर पलाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलाश। पलाश आप जानते हो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, जंगल की आग किसे कहा जाता है? यही पलाश के पुष्प को कहा जाता है। राजकीय पशु, राजकीय पशु पुष्प, और राजकीय पक्षी आपका सारस हो गया। तो ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ पर आंसर गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। किसका? दिल्ली का। दिल्ली का गौरैया कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो ये दिल्ली का है। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिखाया गया। टैगा वनस्पति, आपको टैगा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जहाँ कोड़धारी वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोड़धारी। तो आपको पता है कि कोड़धारी हिमालय पर पाई जाने वाली वनस्पति है। ठीक, तो ये टैगा प्रदेश के अंतर्गत। गर्म मरुस्थल मतलब हॉट डेजर्ट, हम क्या बोलेंगे? हॉट डेजर्ट। ऐसे स्थल स्थल जहाँ, जैसे भारत का कौन सा हॉट डेजर्ट कौन सा है? थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल है थार मरुस्थल, आपको याद रखना है। वैसे दुनिया में आटाकामा मरुस्थल भी कैसा है? तो हॉट डेजर्ट है। जहां पर ये कहाँ पाया जाता है? तो चिली में। चिली में एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आटाकामा मरुस्थल में एक स्थान है अरिका, यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 0.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो दुनिया में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अरिका। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में नहीं, निम्नलिखित में रेंडियर जात की अगर बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग किसका शिकार करते हैं? तो आपको याद रखना है, रेंडियर हिरन का शिकार करते हैं। किस हिरन का? रेंडियर। और ये मांस के लिए इसका उपयोग करते हैं, रेंडियर का। तो ये हार्पून नामक हथियार से इसका शिकार करते हैं, हार्पून। याद रखना, एस्किमो जनजाति के लोग कैसा घर बनाते हैं? तो इग्लू घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इग्लू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है ये किस प्रदेश में रहने वाली जनजात है? तो ये टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली जनजात है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश, याद रखना। अगला प्रश्न दिया है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान है? देखिए अगर बात करें कंपास, ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील में। कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है आपका कंपास। डाउन्स कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली घास है आपकी। ठीक, स्टेपी आपको पता है मध्य एशिया में पाई जाने वाली स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य एशिया में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। सवाना घास के मैदान अगर बात करें, सवाना घास के मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं?
तो आइए यहाँ पर देखते हैं। चलिए, प्रेरी घास के मैदान आपको पता है उत्तरी नॉर्थ अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, पंपास की बात करें, पंपास के घास की मैदान की बात करें तो ये आपके अर्जेंटीना में, कहाँ? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक, कैंपस, पंपास और लानोज, हाँ लानोज, शायद लानोज घास के मैदान अर्जेंटीना में, पंपास आपके वेनेजुला में, कहाँ? वेनेजुला, वेनेजुला में। ठीक, तो ये याद रखना थोड़ा। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैंटनबरी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान है, आपको पता है कैंटनबरी, कैंटनबरी, कैंटनबरी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। पटाना कहाँ पाई जाती है? पटाना आपका पता है श्रीलंका में, कहाँ? श्रीलंका में। याद रखना कहाँ पाई जाती है? तो श्रीलंका में पाई जाती है, कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका में घास के मैदान कौन से हैं? तो पटाना घास के मैदान। ठीक, न्यूजीलैंड में कौन सी? तो न्यूजीलैंड में आपकी कैंटनबरी। ऑस्ट्रेलिया में आपकी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गई। ठीक, बेल्ट आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। तो ऐसे घास के मैदान बहुत सारे, कभी स्पेशली कराएंगे। चलिए, यहाँ पर आप समझ गए हो, यहाँ पर कौन से? कैंपस, यहाँ पर शीतोन घास के मैदान कौन से हैं? कंपास। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के आधार के बृहत्तम महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है जनसंख्या के आधार पर? एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर, आपको पता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इंडिया और चाइना है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड अगर देश बोले जाएं तो इंडिया चाइना से कोई बड़ा जनसंख्या में बड़ा देश नहीं है। और ये कहाँ पड़ते हैं? एशिया के क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर। ठीक, यूरोप के आप जानते हो अंग्रेज, ये यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक, अगला अगला देखते हैं, आइए। हाँ, यहाँ पर देखिए अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप, याद रखना। काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में थारू जनजाति के निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी जात देखने को मिलेगी? थारू जनजाति के लोग। थारू जनजाति के लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड के नैनीताल में आपको थारू जनजाति के लोग मिलेंगे। कहाँ? नैनीताल। ठीक, याद रखना है। अब आपको ये जनजाति मिलेगी, आपको ये हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार रहते हैं और साथ में दीपावली के त्योहार को ये शोक रूप में मनाते हैं। दीपावली का वो कौन सी जनजाति है जो शोक रूप में मनाती है? तो शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति के लोग। ठीक, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर दोनों माने जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न दिया है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में, और ये रूस सोवियत संघ के सहयोग से बना था हमारा भिलाई। यहाँ पर क्या मोस्टली यहाँ रेलवे का जो उत्पादन होता है, रेलवे मतलब यहाँ पे जो भी रेलवे से संबंधित चीजें बनती हैं उसका उत्पादन भिलाई इस्पात संयंत्र में आपका किया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में और रूस सोवियत संघ के सहयोग से ये बना था। चलिए, इसके बाद प्रश्न करते हैं, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंकवादी कहा जाता है? लैंटाना कामरा, ये एक प्रकार की एक्जोटिक स्पीसीज है, विदेशी जनजात है, आपको हमने बताया भी था पिछले लेक्चर्स में। एक्जोटिक स्पीसीज है जिसे विदेशी जनजात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगली बात करते हैं, चलिए। ठीक, ये हमारा कहाँ से? ये मैक्सिको से ये आई है घास। ये भारत में कहाँ से आई है? तो आपको याद रखना मैक्सिको से आई है। कहाँ से आई है? मैक्सिको से आई हुई ये विदेशी जनजात पौधा है जो लेंटाना कैमरा हमारे यहाँ आई है। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है इकॉर्निया क्रिप्सिस इसे बोलते हैं। इकॉर्निया क्रिप्सिस इसका नाम है, इकॉर्निया क्रिप्सिस। ये जो लिखा हुआ है इसी को हम जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलकुंभी। ये एक प्रकार का जलीय खरपतवार है जो कि किसी भी तालाब में होने पर पूरे तालाब को सड़ा देता है। तो दूसरी किसी भी पौधों को, जलीय जीवों को, जलीय पौधों को नहीं होने देता है। तो ये हमारा बंगाल का आतंकवादी कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंकवादी, बंगाल का आतंकवादी। अच्छा, पर्यावरण का आतंकवादी किस पौधे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूकेलिप्टस को। किसको कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। किसको कहा जाता है? आपका यूकेलिप्टस है क्या, कैसा प्लांट है? ये पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस हमारा कैसा है? ये पर्यावरण का आतंकवादी कहलाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? टेररिस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये याद रखना है, ये हमारा कहा जाता है किसको? तो ये भी याद रखना। पार्थिनियम हिस्टोफोकस, ये कांग्रेस घास है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गाजर घास। क्या बोलते हैं? गाजर घास बोलते हैं। याद रखना,
इसे गाजर घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाजर घास। इसी को कांग्रेस घास बोलते हैं, इसी को पार्थेनियम बोलते हैं। ये भारत में अमेरिका से आई हुई घास है। ये कहाँ से आई हुई है? तो अमेरिका से आई हुई है, एक प्रकार की विदेशी प्रजाति है जो भारत में आ गई है किसी बीज के साथ या गेहूं के साथ शायद आई है, जो इसका भारत के कई सारे क्षेत्रफल में ये पाई जाती है। और ये प्रकार की मतलब कैसी घास है? विदेशी एक्जोटिक स्पीसीज है या एलियन स्पीसीज भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलियन स्पीसीज। साइनोडोन डक्टिलान आप जानते हो दूब घास है, ये आपकी भारत की घास है, आपको पता है। तो यहाँ पर आंसर अगर पूछा जाएगा, समस्याकारा बंगाल की समस्याकारी पौधा कौन सा है? जलकुंभी है। कौन सा है? जलकुंभी। आंसर क्या हो जाएगा? जलकुंभी। आइए अगला प्रश्न दिया है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। देखिए वंशाणु सामग्री नहीं है इसमें, है ऐसी तो है, प्रजनन नहीं कर सकता है, प्रजनन नहीं कर सकता है। अजैविक लक्षण क्या है इसमें? देखिए इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ये तो बात सही है। नहीं वाली बात नहीं, पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ठीक। इन्हें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, अजैविक रूप से क्रिस्टल के रूप में एकत्रित किए जाते हैं। और ये किसी भी पौधे पर अगर हम डालते हैं तो ये पुनः संक्रमित करते हैं। ठीक। पादप हार्मोन को फलों को पकाने में सहायक है। इसमें सारे हार्मोन्स दिए हुए हैं, सारे हार्मोन्स। और इसमें एथिलीन गैस, आपका कौन सी गैस? एथिलीन गैस। आप याद रखिए एथिलीन गैस हमारी कैसी है? ये फलों को पकाने वाली गैस है। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? याद रखना, फलों को पकाने वाली गैस हमारी कौन सी है? एथिलीन है। कौन सी है? एथिलीन है, याद रखना। फलों को पकाने वाली गैस हमारी कौन सी है? तो एथिलीन है। ठीक। जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, पादप हार्मोन। ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन भी हमारा हार्मोन है, प्लांट हार्मोन। अगला प्रश्न दिया है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो हमारे बैक्टीरिया है, उसमें आपका एजोटोबैक्टर दिया है, क्लास्ट्रीडियम दिया है। तो यहाँ पर अवायवीय एनएरोबिक जो बैक्टीरिया हमारा है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, वो हमारा कौन सा है? ये हमारा क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया है। जबकि आपको पता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से हमारे हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सहजीवी बैक्टीरिया कौन सा है? तो सहजीवी बैक्टीरिया सबसे पहला नाम आता है राइजोबियम। कौन सा नाम आता है? राइजोबियम, जो वातावरण की फ्री नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर स्थिरीकृत करते हैं। एक नाम याद रखिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है नाइट्रोसोमोनास। और एक नाम और याद रखना है नाइट्रोसोकाकस, नाइट्रोसोकाकस। और एक नाम आपका आएगा नाइट्रोसोकाकस, एक नाम आएगा नाइट्रोवेक्टर। क्या आएगा? नाइट्रोवेक्टर। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? क्लास्ट्रीडियम। ठीक। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? देखिए सामान्य रूप से बी डीएनए पाया जाता है। इसे हम लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड डीएनए। डीएनए की खोज किसने की थी? तो याद रखिए वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। वॉटसन एवं क्रिक ने किसकी खोज की थी? तो याद रखिए डीएनए की खोज की थी, बी डीएनए की खोज। ठीक। और जिसके लिए ऑस्कर अवार्ड भी इनको प्रोवाइड किया गया था। और ये खोज 1953 खोज कब हुई थी? तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न दिया, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी बंबई से पुणे। बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपकी चली थी बंबई टू पुणे। ठीक। या बंबई से नहीं, बंबई से ठाणे, पुणे नहीं। आंसर यहाँ पर सी हो, थर्ड वाला होगा। ठीक। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आपको याद रखना है सोनपुर। ये कहाँ जगह पड़ती है? ये बिहार में। ये पशु मेला है बिहार। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला पशु मेला है, ये बिहार में। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? बिहार में। या एशिया का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए तो सोनपुर बिहार। ठीक। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। अगला प्रश्न दिया है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो समता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक समता का अधिकार याद रखना है। समता का अधिकार कहां पर है? तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर ठीक नहीं, समता का अधिकार 14 से 18 और 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कहां से कहां तक है? याद रखना है
ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक, और 14 से 18 तक क्या है, समता का अधिकार है, समानता का अधिकार बोल दो। 23 से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें कौन आर्टिकल देता है, तो याद रखना है 23 से 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से ये धार्मिकता का मतलब बोल सकते हैं, इसमें धार्मिकता का अधिकार कहाँ हमें प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है 25 से 28, ये आर्टिकल नंबर 25 से 28, ठीक। और इसके अलावा आपका संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर हमारा 32 कहता है का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर कितने की बात है, तो आपको याद रखना है ये आर्टिकल नंबर 32 की बात है, आर्टिकल नंबर 32 की बात है। आपको संवैधानिक अधिकारों का अधिकार कहाँ से, आर्टिकल नंबर 32 में आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किस देश में लचीला संविधान है। तो देखिए सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का है, और ये लिखित संविधान है। कैसा है, लिखित संविधान है, ठीक। आपको पता है अमेरिका का लिखित संविधान नहीं है, ठीक। तो सबसे लचीला और कठोर संविधान हमारा भारत का ही है, आपको याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम आपको पता है, अंग्रेजी लोगों का ये इंग्लैंड। तो दोस्तों यहाँ तक सारे ही ईवीएस के प्रश्न हमने कराए, 2019 का सेट था पीवीआईक्यू लर्निंग व्हील पर। इसी तरह से आपको आपकी पर्यावरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा मिलती रहेगी। और कहने का मीन्स हमारा ये है कि हमारे चैनल लर्निंग व्हील पर सभी साथी बने रहिए, और आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर हर सब्जेक्ट को डिटेल में अच्छे से, खासकर स्पेशल टीम के द्वारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। हमारा चैनल अपनी सुविधाओं के लिए जाना जाएगा, और साथ ही आप लोग हमारे सपोर्ट में बने रहिए, तो आपसे हम हमेशा जुड़े रहेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।